गुड इवनिंग एवरीवन, मैं ब्रिजनंदन सिंह आप सभी का अड्डा के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को जैसे पहले से ही इंफॉर्मेशन है कि जो क्लास है वो सीसाइट की होगी। तो आज थोड़ा सा कम समय में, क्योंकि टारगेटेड बैच है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़नी है, थोड़ा सा एक 15-20 मिनट का समय लेते हुए कि भाई सीसाइट को अप्रोच, सीसाइट की अप्रोच क्या होनी चाहिए और एक बेसिक आइडिया की ओवरव्यू आपके पास में कि मिल जाएगा कि मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, कहां कहां पर किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस देना है। तो अगर बात करें कि आपका जो यूपीएससी सीसाइट का पेपर है, सबको पता है कि आपका पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड है वो आपको यहां पर 33% मार्क्स रिक्वायर्ड है। 33% आपके आने चाहिए, जो कि आपका जब से आप पढ़ रहे हो पहली से, ठीक है, फर्स्ट से लेके अगर ग्रेजुएशन तक हो, जनरली आपका मैक्सिमम एग्जाम में क्या है कि 33% पासिंग मार्क होता है। तो वही चीज यहां भी है, 33% पासिंग मार्क। लेकिन कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपके 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 200 नंबर के होते हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है और वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। अब इस 1/3 से मतलब क्या है कि देखिए 80 क्वेश्चन है 200 नंबर के, तो जो एक क्वेश्चन है आपका वो आपका हो गया 2.5 मार्क्स का, ठीक है, 2.5 नंबर का आपका एक प्रश्न हो गया। अगर बात करें निगेटिव की, तो अगर 2.5 नंबर आपको सही करने पर मिलते हैं, तो अगर आप गलत कर रहे हो तो 0.83, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.83, ये आपका क्या होगा, ये आपका माइनस होगा। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर 33% की मैंने बात की, अगर क्वेश्चन वाइज आप जाओ तो क्वेश्चन वाइज जो है आप अगर 27 क्वेश्चन सही करके आते हो, 27 क्वेश्चन सही का मतलब यह है कि वो 27 जब आप काउंट कर रहे हो तो निगेटिव को हटा के, ये नहीं कि 27 आप सही करा रहे हो 27 गलत करा रहे हो और कहो कि हाँ 27 ही सही करने थे, हमने कर दिए। 27 का मतलब आपका जब नेगेटिव भी काउंट हो, पॉजिटिव भी काउंट हो, तो 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए निगेटिव हटा के। टोटल मार्क्स, अगर यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो ये 27 क्वेश्चन, मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स में लगभग आपका 66.66, या हम कहते हैं कि आपका 67 मार्क्स जो हैं वो आपको चाहिए अगर आपको सीसाइट में क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, 33% रिक्वायर्ड है, 80 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और आपका जो टाइम है पेपर का, सीसाइट का, वो आपको पता है कि भाई 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक। एक ये बेसिक ओवरव्यू था। देन अगर सिलेबस की बात करें तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सिलेबस आपके, जब आप अपना सिलेबस देखते हो तो सीसाइट का जो सिलेबस मेंशन है उसमें कुछ टॉपिक्स और भी मेंशन है जो कि मैंने जिक्र उनका नहीं किया है। अगर पिछले 4-5 सालों की बात की जाए तो आपका यूपीएससी सीसाइट का पेपर जो है वो 3 पोर्शन से पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या आप इसको कह सकते हैं बेसिक मैथ्स अप टू 10th लेवल, रीजनिंग, ठीक है, और 4th है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो टोटल 80 क्वेश्चन है, 3 सेगमेंट में आपका डिवाइडेड होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लगभग 20 क्वेश्चन आपका यहां से आता है ऑन एन एवरेज। में पिछले 5 साल का बता रहा हूं, किसी साल 18 आया हुआ है तो किसी साल 21 भी आया हुआ है। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा जाता है और 28 से 30 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाता है। अगेन किसी साल यहां 26 पूछा गया है, किसी साल 29 पूछा गया है, यहां भी किसी साल 26 पूछा गया है, किसी साल 32 पूछा गया है। तो मैं एक औसत की बात कर रहा हूं, एवरेज की बात कर रहा हूं पिछले 5 सालों का। अगर आप और भी पेपर्स देखेंगे तो वहां पर आपका आता है जैसे डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में एक, अगर 2011 से लेके और 2014 का पेपर आप देखोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आता था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 2014 तक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, पर्टिकुलर एक आपको सिचुएशन में डाला जाता था कि आपसे कहा गया कि एक आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, और आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में किसी गांव के किसी स्कूल में
एक महिला जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, वो खाना बना रही है, लेकिन वहां के अपर कास्ट वाले उसका विरोध कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को खाना नहीं खाने दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आपको ये पता चलता है तो आप क्या करोगे? ये रियल लाइफ में भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है और ये यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया हुआ है। बट पहले क्या था कि प्रीलिम्स में पूछा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से, क्योंकि आपका जब मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, आपको पता है कि भाई रिसेंट में 2011 में आपका सिलेबस चेंज हुआ, प्रीलिम्स बदला गया, 2014 में मेंस बदला गया। तो जब मेंस का सिलेबस आपका चेंज हुआ तो जो चौथा पेपर ऐड हुआ एथिक्स, तो अब वहां पर जो केस स्टडी हम पढ़ते हैं, अब वो केस स्टडी के फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। जब केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे 2.5 शब्द लिखवा रहा है, तो अब वो ऑप्शन देने का मतलब नहीं है। तो तब से क्या है, ये जो ये क्वेश्चंस है ये आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। टारगेट क्या है? देखिए टारगेट है कि एटलीस्ट 27 तो सही होने ही होने चाहिए। अब यहां पर 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में से कोई भी अगर एक सेक्शन आप अपना स्ट्रांग कर लेते हो कि यहां से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है, आप सी साइड क्वालिफाई करके, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब यहां पर जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा सर्टेन आप नहीं हो सकते हो, तो मैथ्स और रीजनिंग इन 2 पोर्शंस में से एक पोर्शन आपको अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। पहले से स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, बट इन दोनों में से एक को आपको लेके चलना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है? कई बार आप लोगों में से भी क्वेश्चन आएगा, मेरे पास पता है, तो क्वेश्चन आए उससे पहले ही मैं आपको जवाब दे रहा हूं उसका। आप कहोगे सर यूपीएससी सी साइड के लिए कौन सी किताब सबसे अच्छी है, किताब बता दो आप। ठीक है, तो कृपया करके ये क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि आज की तारीख में एज सच कोई हैंडी बुक नहीं है प्रॉपर कि वो यूपीएससी सी साइड के लिए बनी हो। करना क्या है भाई, अब किताब नहीं अवेलेबल है तो करना क्या है? ठीक है, मैंने कह दिया किताब नहीं है कोई प्रॉपर, तो क्वेश्चन उठता है आगे क्या? तो आगे ये है कि भाई आप 2020 का प्रीलिम्स देने जा रहे हो, 2011 से लेके 2019 तक सी साइड के पेपर्स आपके पास हैं। अब 2011 से अगर 2019 के पेपर्स आपके पास हैं, तो मैंने कहा 9 साल के पेपर हैं आपके पास। अब आप लोग खुद ही देखिए कि कितने साल के पेपर्स आपने कंप्लीटली बैठ के कि हाँ 2011 का पेपर ये था, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2012 का सॉल्व कर लेते हैं, 2013 का। अगर आपने 9 साल का पेपर कर लिया होगा तो आपको यह लगा होगा कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बुक आपने खरीदी भी होगी तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा कि आपको लगा होगा ये बुक जो है वो आपके काम की नहीं है। सी साइड में जो चीजें पूछी जाती हैं वो इस बुक में पूरी तरीके से नहीं दिया है, 40% है, 20% है, 30% है, किताब के ऊपर डिपेंड करता है। तो 9 साल के ये पेपर्स हो गए। इसके बाद में क्या चीज ध्यान रखनी है कि 2011 से 2019 तक पेपर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद में जिसको टाइम मिलता है यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस का पेपर। अब यूपीपीसीएस में सेलेक्टिव पूरा पेपर नहीं करना, वहां हिंदी भी पूछी जाती है, वहां इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन संप्रेषण का पोर्शन भी आता है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में। वहां पर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन भी 1-2 पूछा जाता है, वो भी नहीं पूछा जाएगा। क्या मैंने कहा सेलेक्टिव देखना है किस चीज को, मैथ और रीजनिंग को, ठीक है, यूपीपीएससी का पेपर। और अगर आप देखना चाहते हो तो एमपी का पेपर भी देख सकते हो। सेलेक्टिव मैंने कहा केवल मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के अलावा कुछ भी नहीं। फर्दर इसके अलावा देखो ऐसा नहीं है कि सी सेट मैथ्स और रीजनिंग एकाएक 2011 में पूछ लिया गया। 2011 से पहले भी आपका क्वेश्चंस जो है वो मैथ और रीजनिंग से आते हैं। जिन लोगों को आइडिया है तो 2011 से पहले जो प्रीलिम्स का आपका पेपर हुआ करता था वो 2 पेपर होते थे तब भी, एक जीएस का पेपर होता था और एक आपका ऑप्शनल का पेपर होता था ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो उसी जो जीएस का पेपर होता था उसी में 15-20 क्वेश्चन, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूछ लिए जाते थे। जैसे बिहार है, वहां सी साइड का पेपर नहीं होता है, एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स ऑफ बिहार पीएससी में, उसी पेपर में आपका मैथ और रीजनिंग भी पूछ लेता है 15-20 क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपका यहां भी कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे।
तो अगर इंटरनेट पर अवेलेबल है 1990 से लेके 2010 तक, वो क्वेश्चंस आपको अगर मिल जाते हैं, मैं कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज जैसे जैसे आते जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट आपको अगर मिलते हैं तो एक तरीके से आपके पास भी रहेंगे, रिवाइज करने में आपको मदद होगी। क्यों मैं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने भी 2 साल तक 2019 जब सीसैट पढ़ाना था मुझे, तब मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं, नहीं तो मैं भी 2011 के बाद वाले क्वेश्चंस देखता था। मैंने पाया ये कि बहुत सारे क्वेश्चन 2011 के बाद ऐसे हैं कि वो 1990 से 2010 के पेपर में हूबहू, किसको कहते हैं ना, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो वो कॉपी और पेस्ट के फॉर्म में आए हुए हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। 2018 में अगर किसी ने पेपर देखा हो, एक क्वेश्चन आया था, सीरीज का था बट वो डेट के फॉर्म में था, ठीक है, तो सीरीज का क्वेश्चन था, डेट के फॉर्म में था, अगर आपने देखा हो तो वो क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था और वो क्वेश्चन 1996 या 1999 में पूछा गया था। ऐसा ही एक पजल है, वो भी मैं कराऊंगा, तो वो भी 2010 में पूछा गया था, फिर 2015 में पूछा गया। क्योंकि हम मिस क्या करते हैं, हम यूपीएससी के पुराने पेपर्स नहीं देखते हैं, हमें किताब चाहिए, और जब मैथ और रीजनिंग की किताब ढूंढने जाते हैं तब वहां पर प्रॉब्लम आती है कि भाई मार्केट में जब आप जाते हो तो या तो आपको एसएससी के लोग मिलते हैं और या फिर आपको बैंक के लोग मिलते हैं, तो किताबें भी या तो एसएससी की मिलेंगी या तो बैंक की मिलेंगी। जब आप क्वेश्चंस को तुलना करोगे अपने यूपीएससी के और एसएससी और बैंक के, तो आप टोटली डिफरेंट पाओगे, ठीक है। एसएससी में कुछ टॉपिक्स जो है वो आसान है और आपके यहां जो है कुछ टॉपिक्स जो है वो डिफिकल्ट हैं, बैंकिंग में वो डिफिकल्ट है, आपके यहां आसान है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि वही कहते हैं ना, पेपर का एनालिसिस करना है, ठीक है। आप जीएस में भी कहा जाता है कि एनालिसिस करना है, सेम चीज यहां भी है, सीसैट के पेपर में आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अब एक एक सेगमेंट की अगर बात करें तो पहला सेगमेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स। कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो है वो परसेंटेज। परसेंटेज आप ये मान के चलिए कि परसेंटेज जो है वो 40% मैथ्स के क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस्ड होंगे सीसैट में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई परसेंटेज अगर आपका क्लियर है तो परसेंटेज एक टॉपिक है, इसके साथ साथ में प्रॉफिट लॉस के साथ साथ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, परसेंटेज पे। अगर आपको परसेंटेज ही नहीं आएगा तो आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, आप प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम परसेंटेज से ही स्टार्ट करेंगे। देन मैंने कहा प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन। अब देखिए ये जो 3 चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन, यही तीनों चैप्टर्स मिलके आपका डीआई पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा विपणन। जो चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं कि हाँ इस साल में इस स्कूल में इतने लोगों ने एडमिशन लिया, इस साल में इतने लोगों ने, और आपसे पूछा जाता है कि टोटल का 2019 का परसेंट बताइए, ऐसा करके क्वेश्चन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, ये 3 चैप्टर्स जिसके स्ट्रांग होंगे, ठीक है, प्लस कैलकुलेशन। इन 3 चैप्टर्स को एक साथ क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब पूछ लिया जाए तो आपका क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है। वहां पर क्या है कि भाई चैप्टर का नाम ही डाटा है, आंकड़े हैं, तो आंकड़ों के ऊपर सब कुछ बेस्ड होगा। अब आंकड़े आपका डिफरेंट फॉर्म में दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, क्रिकेट के सभी लोग शौकीन होंगे, आपने देखा होगा कि क्रिकेट जब चल रहा होता है तो वो ओवर वाइज आपके पास में रन आता है कि किस ओवर में कितना रन गया, तो ऐसे बार ग्राफ के फॉर्मेट में रन दिए होते हैं। फिर वो रन रेट बताता है कि हाँ कि किस ओवर में इस लाइन ग्राफ में, तो ऐसे ऐसे डाटा आपको दिया होगा उस बेस पे। फिर एचसीएफ एलसीएम के साथ साथ में यही नंबर बेस्ड क्वेश्चन कुछ और पूछे जाते हैं। अब यहां देखिए, अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में अगर कोई पढ़े तो जो नंबर सिस्टम ही है वो पूरा 1 महीने का चैप्टर है, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से लेके इकाई का अंक निकालने से लेके जीरो निकालना, सारी चीजें हमें उतना नहीं पढ़ना है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए अलग से पूछे जाते हैं, उनके लिए वो सारे मेथड और कुछ नहीं, आपका कॉमन सेंस चाहिए।
देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने कहा परसेंटेज मेन है इसके लिए। टाइम वर्क, अब टाइम एंड वर्क के साथ साथ में एक चैप्टर यहां पर हम और पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, नल और टंकी, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे ही आधारित है, बस लैंग्वेज बदल दिया जा रहा है। राम की जगह श्याम लिख दिया गया, वही चीज यहां भी है, टाइम एंड वर्क की जगह वहां पर कह दिया पाइप एंड सिस्टर्न, कॉन्सेप्ट एक है। देन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, समय चाल और दूरी। टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ साथ में हम यहां पर एक चैप्टर और पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। तो कहानी जैसे वहां थी कि टाइम एंड वर्क अगर क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम में समस्या नहीं होगी, टीएसडी अगर क्लियर है तो बोट एंड स्ट्रीम में समस्या नहीं होगी। देन एवरेज दो बार लिखा गया है, कोई नहीं। परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब आपका सिलेबस लिखा होता है अप टू 10th लेवल, ठीक है। ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारे लोगों को यहां समस्याएं होती हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो 10th तक है ही नहीं, हमने पढ़ा नहीं। तो होता क्या है कि कई बार हम फालतू का एक परसेप्शन बना लेते हैं अपना। जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आप पढ़ोगे तो यहां पर एक चीज कहते हैं कि किसी के बारे में आप पहले से ही जज मत करो किसी के कहने पर कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट है। नो डाउट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट है, एज ए चैप्टर डिफिकल्ट है, बट यूपीएससी में जो पूछा जाता है वो बड़ा आसान है। बात क्लियर हो रही मेरी भाई? वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको 11th 12th या उस पर पीएचडी नहीं करनी है, हमें पढ़ना इतना है जितना यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट बड़ी आसान है। उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अगर प्रॉपर फॉर्मूले भी नहीं आते हैं तो भी आप कर लोगे। बस ये है कि वो नाम देख के या उस टाइप का क्वेश्चन देख के पहले ही घबरा जाओगे। तो होता था ना कि वो बाली के सामने जो भी आता था वो आधी शक्ति उसकी, कहते हैं कि आधा बल वो बाली अपनी तरफ खींच लेता था। तो हम जब पहले से ही डर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो सही चीजें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो एक ये बेसिक आइडिया था आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि मैं कहता हूं भाई इजी है सबके लिए, जितने लोग भी सीसैट देते हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं रीजनिंग नहीं करूंगा, बाकी 2 पोर्शन से मैं अपना क्वालिफाई कर लूंगा। रीजनिंग तो सबका पहला ही ऑप्शन होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अब रीजनिंग जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे कई पार्ट में करके पहले वर्बल और नॉन वर्बल, फिर वर्बल को कई हिस्सों में किया जाता है, बट मैंने सहूलियत के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल, ठीक। मेंटल एबिलिटी में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल, एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। ये जस्ट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आपने क्या क्या पढ़ रखा है, कहां कहां पर आप कमजोर हो रहे हो, वो चीजें, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में वो सारे क्वेश्चंस जो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं लोगों से मिलते रहते हैं, या हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है, जैसे क्लॉक। अब क्लॉक में बड़े लोगों को समस्या होती है, मुझे क्लॉक और कैलेंडर दोनों चीजें, मेरा क्वेश्चन एक ही होता है कि भाई क्लॉक और कैलेंडर में समस्या किस बात की? ये तो आपके डेली लाइफ की चीजें हैं। सबसे पहले बचपन में जब 3 साल का बच्चा होता है आप उसको घड़ी बताना, घड़ी देखना सिखाते हो। सेम चीज कैलेंडर है, उसको आपको सिखाना ही नहीं पड़ता है, उसको पता है कल मंगलवार था तो आज बुधवार होगा, और इतनी ही जानकारी चाहिए कि कल मंगलवार था आज कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, 7 दिन बाद फिर क्या होगा, तो अगर आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद फिर से मंगलवार आएगा, इतनी ही जानकारी चाहिए। बट कंडीशन वहां भी वही बाली वाली हो जाती है कि आपको लगता है कि कैलेंडर जो है, कैलेंडर के क्वेश्चंस आपने कभी नहीं किए हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये आपकी मानसिकता है, इसको बदल देना है बस। देन रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट आसान है, फिर से वही चीज, डेली लाइफ में आपने हर साल जब भी एग्जाम दिया होगा तो आपने जरूर जब लिस्ट आती है देखा होगा किसने टॉप किया, कौन दूसरे पर है, कौन तीसरे पर है, आपकी पोजीशन क्या है। घर वाले भी पूछते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, वही तो रैंकिंग है, और है क्या रैंकिंग। देन क्यूब एंड डाइस, ठीक है, घन और पासा। भाई पासा लूडो सबने खेला होगा, अगर किसी ने नहीं खेला है तो कृपया करके आप इंटरनेट पर गूगल डाइस सर्च मारना और आपको वहां पर सिचुएशन पता चल जाएगी, ठीक है। देन ब्लड रिलेशन, भाई सभी के माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, नहीं सगे भाई बहन होंगे तो चचेरे भाई बहन होंगे, तो फिर से डेली लाइफ वाली चीजें हैं। बट होता क्या है, जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो आप परेशान होने लगते हो।
तो यहां पर बस थोड़ा सा वो थिंकिंग जो है, जो एसएससी और बैंकिंग वालों की होती है, उससे थोड़ा सा अलग लेके सोचना है, उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे, बस ध्यान रहे। अरेंजमेंट, मैंने पजल जानबूझ के नहीं लिखा है, बहुत सारे लोग पजल पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका पजल से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट कई तरीके से भी हो सकते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट, फैमिली अरेंजमेंट, प्रोफेशन अरेंजमेंट, वो चीजें पजल बैंकिंग में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक चीज मैं क्लेरिफाई कर लूं, फॉर्म पजल का ही है, कहते ना पजल का छोटा भाई, तो मैंने उसको दूसरे नाम से लिख दिया है अरेंजमेंट। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये दो चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, वो यूपीएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कम पूछे जाते हैं, बट अदर इसी साइड में पूछा जाता है अगर आप स्टेट वगैरह का देते हो, और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इनको हम 20 मिनट लगेगा तो डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था यूपीएससी में, 2011 में पूछा गया था, फिर अभी नहीं पूछा जा रहा था। 2 साल से 2018 और 19 से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए सीरीज भी 2 साल का अगर कहा जाए तो इंपॉर्टेंट हो गया है। कोडिंग डिकोडिंग, तो यहां रैंकिंग से हर साल आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2011 से 2019 तक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अरेंजमेंट से हर बार पूछा जाता है, क्यूब एंड डाई से, घन और पासे से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। शर्त यह है कि अगर घन से पूछा गया है तो पासे से नहीं पूछा जाएगा, पासे से पूछा गया है तो घन से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ये 2 चैप्टर्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग से भी कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने एक पोर्शन आपको बताया है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, नाम ही मानसिक योग्यता है कि आपकी मानसिक क्षमता को चेक करता है कि भाई दिमाग है या नहीं है। ठीक है, मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तार्किक क्षमता, जहां पर तर्कों वाली बात होती है। अब खाली तर्क जो है वो सीमित नहीं है, यहां पर अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, जैसे पहला है सिलोजिज्म, न्याय संगत। सबने टॉपिक का नाम एटलीस्ट सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्लियां गाय हैं, सभी गाय आदमी हैं, तो ये कथन है तो निष्कर्ष क्या होगा, इस टाइप का। अब सिलोजिज्म करने के लिए साथ साथ में हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे, यहां पर वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, कथन और निष्कर्ष, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में लॉजिकल रीजनिंग से, इस पोर्शन से आपका पूछा जाता है, कथन और निष्कर्ष से। थर्ड है आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट और अजम्पशन। अब इन तीनों टॉपिक्स को देखिए, तीनों टॉपिक्स को अगर देखेंगे तो तीनों में स्टेटमेंट तो है ही। एक में कहा जा रहा है कथन और निष्कर्ष, एक में कहा जा रहा है कथन और तर्क, और एक में आपका कहा जा रहा है कथन और पूर्व धारणा। तो आपको अगर यह पता है कि निष्कर्ष, तर्क और पूर्व धारणा, इनमें डिफरेंस क्या है, अगर यह चीज पता है तो इन तीनों टॉपिक्स का सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है जब लोग निष्कर्ष को तर्क, तर्क को पूर्व धारणा और पूर्व धारणा को निष्कर्ष समझने लगते हैं। तो यहां मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंक्लूजन, ठीक है, आर्गुमेंट और एजम्पशन, इनमें डिफरेंस क्या है। देन अरेंजमेंट मैंने यहां भी लिख दिया है, उसका कारण यह है कि कहीं कहीं आपको लॉजिकल में भी आपको पूछा जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग का बेसिकली हिस्सा है, मैंने बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं किया है। देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसके बारे में मैंने पहले ही बोला, पिछले 5 सालों से नहीं पूछा जाता है, बट जो प्रीवियस ईयर में 2-4 को प्रीवियस ईयर्स के 3-4 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए तो अप्रोच क्या होनी चाहिए। देन थर्ड है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग कुछ भी नहीं है, जो आपके फिगर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिगर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं भी, वो होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ये ऐसा हिस्सा है रीजनिंग का कि जब से भी आपने कंपटीशन लेवल का एग्जाम देना चालू किया होगा, चाहे वो 5वीं के बाद में आपने नवोदय का एग्जाम दिया हो, चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया हो, चाहे 10th लेवल पे SCRA वगैरह का एग्जाम होता है, हर जगह नॉन वर्बल रीजनिंग तो पूछी ही जाती है। तो यूपीएससी कैसे अछूती रह सकती है। क्या क्या है टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स हैं, मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है, दर्पण और जल प्रतिबिंब। दूसरा कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृतियों का पूर्तिकरण। एक कोई आकृति दी हुई होगी, उसका 3 हिस्सा पूरा दिया होगा, 4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा आकृति को, 3 हिस्सा आपको दिया गया होगा, चौथे हिस्से के लिए कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें कहा जाएगा चौथा कौन सा हिस्सा इसमें फिट बैठेगा।
चौथा है एम्बेडेड फिगर्स, सन्निहित आकृतियां। एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृतियां का मतलब क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ, और नीचे 4 कॉम्प्लेक्स फिगर दिए हुए हैं ऐसा करके, और ये सब, और इन चारों में से आपका पूछा गया है कि ये वाली आकृति इन चारों ऑप्शंस में से किस में आपको मिल रही है, किस में है। देन पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना और कागज को काटना डिफरेंट शेप में, तो कागज को फिर से ओपन करेंगे तो क्या क्या चीजें बनेंगी। सीरीज, अब यहां ध्यान रहे कि सीरीज जो है यहां आपकी फिगर वाली सीरीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि भाई अगर मैंने ये एक लाइन बनाई है, फिर यहां पर 2 लाइन, फिर यहां पर 3 लाइन, अगला क्या होगा, देखो ये अंदर 1 लाइन है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अगला अगर आसानी से कोई कह सकता है कि अगला कुछ ऐसा बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा 4 लाइन। तो ये सीरीज का क्वेश्चन वहां भी है, वहां 2 पार्ट में, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। यहां जो है ये आपका फिगर पे बेस्ड होगा, तो ये और वो टोटली डिफरेंट है। एंड देन काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना, आकृतियों को गिनना, जिसमें आपका होता है कितने त्रिभुज होंगे, कितने वर्ग होंगे, कितने वृत्त होंगे, वो चीजें, ठीक है। देन तो हमने रीजनिंग में तीनों पार्ट, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल डिस्कस कर लिया। बात आती है कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आप दिमाग में ध्यान रखिए कि 2016 से और पहले जब आप देखोगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पहली चीज लोगों को क्यों लगता है कि हाँ ठीक है डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन की क्लास चाहिए। एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंशन है क्या? कॉम्प्रिहेंशन है कि आपकी रीडिंग स्किल को जज करना, आपकी पढ़ने का जो तरीका है उसको जज करना पहला फेज है। आप जीएस में जब आप मेंस लिखते हो तो आपको 9 पेपर देने हैं, ठीक है, 9 पेपर टोटल आपको लिखने हैं, 9 पेपर। अब 9 पेपर लिखने के लिए आपने पढ़ा होगा, पढ़ के चीजों को समझा होगा, तब तो लिखोगे। वो पहला फेज है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एक ही चीज चेक करना होता है कि आदमी की रीडिंग स्किल चेक करना। अब यहां पर रीडिंग स्किल में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं, ठीक है। रीडिंग स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपने उपन्यास ले लिया, गृह शोभा ले लिया और आप पढ़ रहे हो, बोल रहे हो हाँ ठीक है हमें तो पढ़ना आ गया, या कोई फिल्म फेयर की मैगजीन उठा ली और आपने कहा कि हमें तो पढ़ना आता है। रीडिंग स्किल का मतलब है जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से पूछे जाते हैं। आप जो मैगजीन्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मैगजीन्स, जैसे आपका कुरुक्षेत्र आती है, योजना आती है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये जो मैगजीन्स निकलती हैं, इन्हीं मैगजीन्स के आर्टिकल्स को बीच से ही कहीं से एक पैसेज उठा के कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो अगर वो मैगजीन्स आप ध्यान से पढ़ रहे हो, कहते ना कॉम्प्रिहेंशन के, अगर आपसे कहा जाए 2 कॉम्प्रिहेंशन जरा हमें क्वेश्चन बना के दो 2 कॉम्प्रिहेंशन पे, तो वो जिस दिन आपको आ गया, सेलेक्ट करना कि कौन से कॉम्प्रिहेंशन को पूछना चाहिए और इस कॉम्प्रिहेंशन से क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये अप्रोच लगाओगे, कॉम्प्रिहेंशन में समस्या नहीं होगी। अब ये जो मैंने लिखा है ये है क्या एक्चुअल में? ये 2016, 17, 18, 19 पिछले 4 साल का मैंने डाटा निकाला है। और डाटा क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। 2016 में 27 क्वेश्चन से 17 कॉम्प्रिहेंशन थे। 2017 में 30 कॉम्प्रिहेंशन थे, 30 क्वेश्चन थे, 29 कॉम्प्रिहेंशन से। इसका मतलब क्या है? आपको 29 कॉम्प्रिहेंशन को अलग अलग पढ़ना है और अलग अलग समझना है। अगर भाई यही 5 कॉम्प्रिहेंशन में होता और एक कॉम्प्रिहेंशन पे 6-6 क्वेश्चन होते तो हमें 5 चीजों को केवल समझना था, 5 सब्जेक्ट को समझना था। यहां 29 सब्जेक्ट को समझना है। तो होता क्या है कि मानसिक थकावट हो जाती है, मेंटल टायर्डनेस हो जाती है। तो इसीलिए आप कॉम्प्रिहेंशन के जब क्वेश्चन अप्रोच भी करो तो ऐसा नहीं है कि पहले मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया, फिर कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। 2-4 कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, बीच में रीजनिंग कर लिया, 2-4 फिर कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, फिर मैथ कर लिया, ऐसे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन करना ही नहीं है, खाली मैथ और रीजनिंग के दम पे क्वालिफाई कर जाओगे, फिर कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। 2018 में 26 क्वेश्चन 19 कॉम्प्रिहेंशन से, 2019 से 30 क्वेश्चन पूछे गए 24 कॉम्प्रिहेंशन से,
तो रिसेंट में अगर देखा जाए तो जनरली आप कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि ये थकावट आपको लाएगा, तो उस थकावट को कैसे दूर करना है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनानी है। मैंने बात किया कि भाई मैथ के टॉपिक्स क्या क्या होंगे, रीजनिंग के टॉपिक्स क्या क्या होंगे। अब अगर कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन बुरा मान जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन को मैंने एक एनालिसिस किया है, ठीक है, एनालिसिस फिर से पिछले 4 साल का है, और मैंने उस जो कॉम्प्रिहेंशन आपके पूछे गए हैं उनको मैंने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ये आपको भी करना है, ठीक है। मैंने क्या किया है, टॉपिक से डिवाइड किया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और कितने कॉम्प्रिहेंशन। ये जो पहली वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, पहली वैल्यू अगेन ये क्या है, ये नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, पहली वैल्यू, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूं, जो पहली वैल्यू है वो कॉम्प्रिहेंशन है, कितने कॉम्प्रिहेंशन। जो दूसरी वैल्यू है वो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन। जैसे 2019 में इकोनॉमिक इश्यूज पे, आर्थिक मुद्दों पे 4 कॉम्प्रिहेंशन आए और उन 4 कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि 3 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे थे जिनसे एक एक क्वेश्चन आया, और एक कॉम्प्रिहेंशन ऐसा था जिससे 2 क्वेश्चन आए। फिर 2018 की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंशन और एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, एक ही कॉम्प्रिहेंशन था। 2017 में 5 कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन। फिर 2016 में 3 कॉम्प्रिहेंशन 3 क्वेश्चन। ये किस पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, आर्थिक मुद्दों पे। देन आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। यहां देखो 2019 में 9 कॉम्प्रिहेंशन 11 क्वेश्चन, 4 कॉम्प्रिहेंशन 7 क्वेश्चन 18 में, 17 में 4 कॉम्प्रिहेंशन 4 क्वेश्चन, 16 में 7 कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन। तो ये बताने का एक मकसद बस एक ये है कि आप देखो कितने वैरायटी ऑफ टॉपिक से आपके कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। अब सेम 2019 की बात करें तो आर्थिक मुद्दों पर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण पर भी पूछा गया है, साइंस एंड टेक पे भी पूछा गया है, सोशल इश्यूज पे भी पूछा गया है, सामाजिक मुद्दों पर, एजुकेशन शिक्षा पर भी, हेल्थ इशू पर, कृषि पर, ठीक है। तो अलग अलग मुद्दों पर है। तो एक टाइम आप विज्ञान पढ़ रहे थे, दूसरे टाइम पे आप चले गए सामाजिक मुद्दों पर, आप डाउरी और क्या बोलते हैं दहेज और ये सारी चीजें पढ़ने लगे। तो होता है कि आपको स्विच करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, प्रैक्टिस उस हिसाब से हो। अब आप देखो कि कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, और उसका एक रीजन और भी है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। मेन रीजन उसका यह है क्योंकि अभी आपका जो सिविल सर्विसेज है और जो फॉरेस्ट सर्विसेज है, यूपीएससी दोनों कराती है, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज, दोनों का प्रीलिम्स एक ही होता है। तो क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज वालों को इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला पोर्शन ज्यादा पढ़ना होता है, तो वो बैलेंस करने के लिए कि उनके फेवर में भी थोड़ा सा पेपर रहे, वहां पर वो पोर्शन आपका कॉम्प्रिहेंशन में भी और प्रीलिम्स जीएस के पेपर में भी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था आपके लिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं कि हाँ कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए लोगों के लिए, बट हमारे पास में टाइम बहुत कम है, तो ऑब्वियसली टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैंने जैसा कि बोला था टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, परसेंटेज, ठीक है। तो पहले मैथ्स खत्म करेंगे, मैथ्स खत्म होने के बाद में रीजनिंग की बात होगी। अगर यहां तक किसी का कोई डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट करके पूछ लेना। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। अब यहां पर ध्यान रखना है कि भाई जब परसेंटेज आपसे कहा जाता है, प्रतिशत की बात होती है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और यूपीएससी में जो है वो बात बेसिक और कॉन्सेप्ट की ही होगी। बहुत ज्यादा आपको डीप क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है आपका प्रतिशत, अब अगर बात कही जाए कि भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो नाम में ही आपका अर्थ छुपा हुआ है कि भाई आपका 2 हिस्सों में अगर कहा जाए तो यहां पर है आपका पर और ये आपका सेंट, ठीक है। हिंदी में अगर बात की जाए तो ये प्रति,
और ये आपका शत। पर प्रति का मतलब क्या है? 1 और शत का मतलब है 100। ऐसे ही आपका यहां भी इंग्लिश में जो है पर मीन्स 1 एंड सेंट मीन्स 100। तो जब किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 बोला जाता है, 100 में बोला जाता है, इसका मतलब आप उसको परसेंटेज में बोल रहे हो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आया। मैथ्स है तो मैथ्स ऑब्वियसली एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आप 50 रुपए लेके बाजार जाते हो। अगर 50 रुपए लेके आप बाजार जाते हो और आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, 20 रुपए खर्च कर दिए, आपसे कहा गया कि कितने % आपने खर्च किए। विनय, करंट अफेयर्स की कौन से इंग्लिश मैगजीन लें? देखो, हमेशा जो कंप्रीहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आपके जो योजना और कुरुक्षेत्र हैं 12-12 महीने की, हर महीने आपके निकल के आती हैं, ये मस्ट हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो मैगजीन्स में होता है वो कंसाइज होता है, और न्यूज़पेपर्स जो हैं वो आपके उसको सप्लीमेंट करेंगे। तो 2 चीजें, वो गवर्नमेंट वाली स्पॉन्सर्ड मैगजीन, ठीक है, अब उसमें आपका बेसिकली जो मैगजीन्स पर मंथ आती हैं वो योजना और कुरुक्षेत्र। इकोनॉमिक सर्वे, मेरा मानना है लाइफ टाइम में एक बार आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, क्योंकि बहुत सारे टर्म होते हैं वो आपका इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन होते हैं। ठीक है, और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा अगर कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक इश्यूज पे आता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा था भाई कि 50 रुपए हैं और आप बाजार जाते हो, आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, आपसे सवाल पूछा गया कि आपने कितने % खर्च कर दिए। अब बहुत सारे लोग करेंगे क्या कि यहां पर मैथ्स यूज करेंगे, 20 बटे 50 गुणे 100। मैं सिंपल सा, मैंने अभी आपसे कहा कि जब किसी भी चीज को 100 में कैलकुलेट किया जाए, 100 में गणना की जाए तो वो परसेंटेज है। तो इसी 50 को आप 100 बना दो। भाई 50 था तो 20 रुपए खर्च हो रहे थे, अगर आपके पास 100 होता तो आप कहोगे भाई 2 गुना। अगर 100 होता तो पहले के मुकाबले 2 गुना है आपके पास, और अगर 2 गुना है तो पहले के मुकाबले आप 2 गुना खर्च भी करोगे, 40। ठीक है, तो जैसे ही 100 में वो वैल्यू आ गई, आपका क्या हो गया? आप सीधा कह सकते हो कि 50 में 20 का मतलब है 40%, क्योंकि 50 में अगर 20 खर्च कर रहा है तो उसके पास 100 होंगे तो वो 40 खर्च करेगा, तो यहां पर आपका हो गया वो 40%। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 200 रुपए हैं, और 200 रुपए हैं और वो 50 रुपए खर्च करता है। आपसे कहा जाए कि कितने रुपए उसने खर्च किए, तो मैंने कहा 100 में कितने खर्च करेगा वही परसेंटेज है। तो अगर 200 है तो 50 खर्च कर रहा है, अगर 100 ही होते, 100 होने का मतलब भाई डिवाइडेड बाई 2, आधा होते। अगर आधा होता तो आधा ही तो खर्च करता इसका। 50 का आधा कितना हो गया? 25 हो गया। इसका मतलब 200 में 50 का मतलब है 25%। ये बड़ा बेसिक सा आइडिया है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि 100 में किसी भी चीज को जब आप बोलते हो इसका मतलब उतने %। ठीक है, तो मैं वही चीज आपको कह रहा हूं। 50 था, 20 खर्च हुआ, 100 होता तो 2 गुना खर्च होता। 200 था तो 50 खर्च हो रहा था, अगर 100 होता तो आधा होता, उसका आधा खर्च होता। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर कुछ और बेसिक चीजें हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको वो चीजें क्लियर हो। क्या है? मैं थोड़ी सी बात करूंगा फ्रैक्शन की, भिन्न की। देखिए, ठीक है, कई बार होता है ना कि कुछ चीजें आपके पास में होती हैं तो वो आपको आसानी होती है चीजों को करने में। जैसे होता है ना, खाना आपने लिया, उबली दाल, उबला चावल ले लिया तो टेस्ट नहीं है, लेकिन उसी को थोड़ा सा फ्राई कर दिया तो टेस्ट आ जाता है। तो सेम चीज यही है, जब परसेंटेज कर रहे, केवल परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन साथ साथ में अगर फ्रैक्शन का भी आइडिया है, भिन्न का भी आइडिया है, तो प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है ध्यान से देख लीजिए। ये जहां भी परसेंटेज आएगा, और मैंने कहा परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
और फिर जब हम डीआई पढ़ेंगे, ये 4-5 जगह इवन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर परसेंटेज का जिक्र होगा। और अगर वो चीजें आपको पता हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली चीज ये है कि मैं फ्रैक्शन परसेंटेज के लिए कहां कितना यूज होगा, बस केवल मैं उतनी बात करूंगा। देखो फ्रैक्शन जो है आपका वो दो तरीके से, दो पार्ट में हम लिखते हैं, या फ्रैक्शन दो तरीके से होता है, दो तरीके से। क्या है आपका, एक पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहीं कहीं पे आप इसको सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न, ये आपको कहते हैं साधारण भिन्न, और ये होता है आपका मिश्र भिन्न, ठीक है। तो इसको मैंने कहा, इसको कहीं कहीं पर आपका ऑर्डिनरी फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, और इसको कहीं कहीं पर आपका मिक्स फ्रैक्शन भी लिखा जाता है। तो भिन्न सबको पता है कि भिन्न क्या होता है, लेकिन मैंने दो हिस्सों में कहा, प्रॉपर फ्रैक्शन साधारण भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मिश्र भिन्न। जब कोई भी चीज, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, आपका जवाब क्या होता है, आप कहते हो जब किसी भी चीज को P/Q में इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो वो हम कहते हैं कि भिन्न है, ठीक है। अब जब P/Q, एक तो ये हो गया, दूसरा आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि हम लिखते हैं A सही B/C। अगर सभी ने पढ़ रखा हो तो एक बार कुछ टाइप करते रहिए, ठीक है, जिससे इंटरेक्शन बना रहे, क्योंकि आप लोग इंटरेक्ट करते रहोगे कि भाई P/Q और A सही B/C या A/B/C। अब जब किसी भी चीज को P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो तो यहां से दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? पहली चीज है फर्स्ट कंडीशन कि P इज लेस देन Q, सेकेंड कंडीशन P इज ग्रेटर देन Q। भाई दो ही चीज हो सकती है, या तो P छोटा हो और या फिर Q छोटा हो। तो P छोटा होगा या फिर Q छोटा होगा। अगर ये कंडीशन है सेकंड वाली, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि जो P है, P को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अंश, और Q जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, हर है। आई होप इतनी बात सबको पता होगी कि ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर अंश और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। तो मैंने कहा P इज लेस देन Q और P इज ग्रेटर देन Q। जब अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाए, ठीक है, जब आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर अंश छोटा है तो हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, अंश अगर छोटा है तो हम नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर अंश बड़ा है, यानी कि P यहां पर न्यूमरेटर है, अंश है, अगर ये बड़ा है तो उसको हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? अब एग्जांपल लेते हैं नंबर्स के फॉर्मेट में। देखिए मैंने कहा कि भाई आपकी कोई वैल्यू है 7/8, 7/8 है। अब क्या 7/8 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में लिख सकते हो? क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, ठीक है, या मिश्र भिन्न में लिखा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, नो, ठीक है। मेरा फिर से क्या बोलते हैं क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, क्यों नहीं? तो आप कहोगे भाई यहां पर अंश जो है, जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, अंश जो है वो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। अंश इज लेस देन, अंश जो है वो छोटा है हर से। और जब भी अंश छोटा होगा तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने कहा 27/8, इसको मिश्र भिन्न में लिखो, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो। तो अगेन अब आपका जवाब क्या होगा कि हां अब इसको लिखा जा सकता है 27/8 को। मैं कहूंगा कैसे लिखा जा सकता है 27/8 को? आपका जवाब होगा कि भाई
इसका 27/8 का एक्चुअल मतलब क्या है? तो आप कहोगे 27/8 का मतलब क्या है कि 27 को भाग करना है किससे? 8 से। अब अगर 27 को, ठीक है, अगर 27 को भाग करना है 8 से, तो अब यहां पर आप कहोगे कि भाई 3 बार जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 और 3 बच गया। तो ध्यान रहे कि हम बात भिन्न की कर रहे हैं, तो हम दशमलव में नहीं जाएंगे। अब यहां 3 जो है वो आपका क्या हो गया? भागफल हो गया। ये 3 जो है वो आपका शेषफल हो गया, और ये आपका भाजक था। ठीक है, ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये आपका डिवीजर हो गया। बात क्लियर हो रही है? जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, भागफल, ठीक है, भागफल सही जो भी आपका शेषफल आया है बटे भाजक। ठीक है, तो अगर 27/8 को मुझे लिखना है तो भागफल मेरा क्या आया हुआ है? मैंने कहा 3, कितना शेष बचा? 3/8। तो इसको 27/8 को आप 3 सही 3/8 या 3:3/8 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। विजय जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन पे ही चल रहा हूं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये एक आपको आइडिया लग गया। क्या चीज? कि यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन से तो इम्प्रॉपर, ठीक है, साधारण से मिश्र भिन्न, साधारण से मिश्र भिन्न। दूसरा आपको रिवर्स भी आना चाहिए जब बात कही गई हो इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। अब वही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, हमारा था कि 3 सही 3/8। जब भी आपका इसको प्रॉपर यानी कि यहां पर क्या है, मिश्र भिन्न से आपको बदलना किस में है? साधारण भिन्न में। अब 3 सही 3/8 है, आप इधर देखो करेंगे क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई और यहां पर ये प्लस। ठीक है, तो ये 3 × 8 + 3 बटे में जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, ये 8 है। अब यहां पर मल्टीप्लाई और प्लस दोनों है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। आई होप सबको पता होगा कि बोर्ड मास क्या है। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 8 3 24 और +3 27/8। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है परसेंटेज को आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको फ्रैक्शन में इतनी नॉलेज नहीं है तो आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। अब जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है घर जाके 2-4 क्वेश्चन आप अपने आप लेके प्रैक्टिस करना। अब बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यों मैंने फ्रैक्शन की बात की? क्योंकि जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा मोटिव क्या होगा कि भाई टाइम कम लगे, ठीक है, और आसानी से क्वेश्चन हो जाए। दोनों चीज, टाइम और इजी। तो टाइम और इजी के लिए अब यहां पर दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है तो उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, और अगर फ्रैक्शन में दी हुई है तो परसेंटेज में, दोनों ही चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई वैल्यू आपको अगर प्रतिशत में दी गई है तो उसको आपको भिन्न में बदलना आना चाहिए, अगर भिन्न में है तो आपको प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। अब इसके लिए आपने पहले से ही पढ़ा होगा दोनों चीजों के लिए। क्या? 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी। अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है, परसेंटेज अगर आपको रिमूव करना है, कोई भी वैल्यू आपको परसेंटेज में दी हुई है और परसेंटेज आपको हटाना है, परसेंटेज आपको रिमूव करना है, तो हम करते क्या है? आप कहोगे डिवाइड बाई
100, यही चीज करते हैं। जैसे 20% दिया हुआ है, अब यहां से अगर परसेंट हटाना है मुझे तो मैं करूंगा क्या, परसेंट हटाऊंगा और 100 से भाग दे दूंगा, तो ये हो गया 20/100। परसेंट हट गया, 100 से भाग दे दिया, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कटेगा 5, ये कितना हो गया 1/5। तो देखो 20% था, उसको भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/5। बात क्लियर हो रही है। तो पहली चीज परसेंटेज रिमूव करना और साथ साथ में दूसरी चीज यहां पर आ जाएगी कन्वर्ट इनटू परसेंट, किसी भी वैल्यू को परसेंट में बदलना। अब यहां मान लीजिए ये इसके लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंट अगर लगा हुआ है हटाना है तो 100 से भाग करना, और परसेंट में अगर बदलना है या परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करना। जैसे किसी ने कहा 1/5 है, इसको परसेंट में लिखो, मैंने कहा परसेंट में लिखना है यानी कि परसेंट लगाना है तो गुणे 100, ये हो गया 5 से 100 कट जाएगा 20, ये हो गया 20%। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब ये बेसिक रिवीजन था जो आपको पहले से ही पता था। अब कुछ वैल्यूज डायरेक्ट यूज होंगी, उनको मैं क्या कर रहा हूं फ्रैक्शन में उनकी वैल्यू लिख रहा हूं, और साथ साथ में परसेंटेज आप निकालते रहिए, साथ साथ में आप क्वेश्चन करते रहिए। सर अब सब ही घर पे हैं, ठीक है, ये हाँ यार ये तो मुझे पता है, ठीक है। चलो अगर मैं कहूं ये मैं वैल्यू लिख रहा हूं, लेट अस सपोज फ्रैक्शन में मैं कहूं परसेंटेज में इसको कितना लिखा जा रहा है, 1 है, 1 को आप परसेंट में लिखोगे, परसेंट में कितना लिखा जा रहा है 1/2 है, इसको परसेंट में कितना लिखा जाएगा 1/3 है, इसको परसेंट में कितना लिखा जाएगा 1/4 है, इसको परसेंट में कितना लिखा जाएगा। फटाफट वैल्यू लिखते चलो सब लोग, जितनी जल्दी आप लिखते चलोगे उतना टाइम मैं कम लूंगा। अंकित बोर्डमास, बेटा इंग्लिश में नोट करवा दो, ऐसा कुछ नोट करवाने वाली कहानी है ही नहीं। जहां नोट कराने की बात आएगी मैं नोट करा दूंगा, ये तो सिंपल सा समझने वाली बात है। जो समझ में नहीं आया है आप बोलो, वैल्यू आप फटाफट लिखते चलो। एक है मैंने कहा किसी भी वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में लिखना है तो करें क्या 100 से मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा 1 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये 100% हो गया, तो 1 लिखो या 100% लिखो बात एक ही है, ठीक है। ये ऑब्वियसली रिवर्स भी हो जाएगा क्योंकि 100% को जब आप परसेंट हटाओगे तो 100 को 100 से भाग करोगे आपका 1 आ जाएगा। 1/2 है गुणे 100, ये कट जाएगा, ये 50%। ये एकदम परसेंटेज में अगर ये चीज आपने सीख ली तो परसेंटेज का 70% काम खत्म, ठीक है। एकदम 70% चीजें आपको आ गई, केवल ये वैल्यू परसेंट में बदलना, और अगर परसेंट में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में बदलना। परसेंट आपका 70% क्लियर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 70% क्लियर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में केवल प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट क्या है उनका यूज करके सीधी सीधी वैल्यू आपको निकालनी है। थर्ड है आपका 1/3 × 100। अब यहां देखो ये आपका 100/3% हो गया, लेकिन यहां पर अंश जो है वो हर से बड़ा है। न्यूमरेटर आपका 100 है, डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अगर अंश आपका हर से बड़ा है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन इट्स वैल्यू कैन बी रिटन इन मिक्स फ्रैक्शन। इसको आप मिश्र भिन्न में लिख सकते हो। अब इसको लिखेंगे, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, डायरेक्ट वैल्यू बाकी लिखूंगा। 3 से भाग करना है, 3 3 9, 3 3 9, 1 बचा, 0 आया, 3 3 9, 1 बच गया। अब देखो इस 1 में 3 का भाग नहीं होना है, मैंने कहा दशमलव में नहीं जाना है, ठीक है। तो 33 भागफल है, 33 भागफल है, 1 शेषफल आया, तो इसी को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये वैल्यू जो है आपकी 1/4 गुणे 100,
मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता, 100 जो है 4 से कट जाएगा 25%। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, देन ये वैल्यूज डायरेक्ट यूज होंगे, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं 1/5। 1/5 को परसेंट में, और ऑब्वियसली वो वैल्यू जो है 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ठीक है। तो 1/5 है, 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, 1/6 को 16 सही 2/3। अब ध्यान रहे कहीं भी 16 सही 2/3 आएगा तो 1/6। जिन लोगों को अभी भी भिन्न में प्रॉब्लम है, घर जाएंगे, इसको 1/6 गुणे 100 करेंगे और आगे 16 सही 2/3 बाकायदा कैलकुलेट करके निकालेंगे। अगर आपको चाहिए कि हाँ ठीक है परसेंट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ना हो आगे आने वाले टाइम में, 1/7 ये आपका हो जाएगा 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 10%, 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%। ठीक है, तो फटाफट इन वैल्यूज को लिख लीजिए, क्योंकि मैं ये वैल्यूज आने वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, वैल्यूज डायरेक्ट यूज करूंगा, इन फ्रैक्शंस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी कुछ वैल्यूज और होंगी, 1/13 है, 1/14 है, 1/15 है। अगर इसके अलावा भी कोई वैल्यू आती है तो करना क्या है कि अगर भिन्न में है, परसेंट पूछा गया है तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर परसेंट में है और उसको भिन्न में निकालना है तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ में चीजें स्टार्ट करेंगे। यहां पर अगर किसी को डाउट है कोई तो वो आप पूछ लीजिए। ठीक है, कि हाँ किसी को अगर कोई भी डाउट है तो, नहीं तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, धीरे 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 करके इनको आगे बढ़ेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे जो चीजें हमने पढ़ी हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 1000 का 10% कितना होगा, फाइंड 10% ऑफ 1000। ठीक, फाइंड 10% ऑफ 1000। बेटा बोर्ड मास में प्रॉब्लम है, करा देंगे बोर्ड मास, परेशान मत हो। ठीक है, जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कराएंगे उसी समय करा देंगे बोर्ड मास, परेशान ना हो। ठीक है, चलो देखिए, आपसे कहा गया है 10% ऑफ 1000। अब सबको पता है कि भाई दो तरीके हैं, एक तो आप अपना बेसिक यूज करते हो कि बेसिक आपने यूज किया और कहा गया है 10% ऑफ 1000, तो आपने लिखा 10, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंट लगा है वो वैल्यू आप करते हो। तो ये 2 जीरो से आपका यहाँ 2 जीरो कट गया, 10 गुणे 10 आपका क्या आ गया, 100 आ गया। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए, करना क्या है, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है कि 10% है, 10% को आप क्या लिखोगे, 1/10। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे हो, अपने क्वेश्चंस कर रहे हो, तो जहां ही 10% लिखा है सीधा आप उसको 1/10 लिखिए। 1/10 किसका, आपने कहा 1000 का,
अब 1/10 1000 का 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, क्या मिल गया 100। ठीक है, बात क्लियर है इतनी, 100 मिल गया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक तरीका तो मैंने आपको बताया, वैल्यू ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगेन आगे आने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे कोई चीज पूछी गई है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है ABCD, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ABCD की जगह पर ABCD कोई संख्या दी हुई है, आपसे पूछा गया कि भाई इसका 10% निकालो। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, ABCD कोई संख्या है, आपसे कहा गया है कि 10% निकालो। तो अगर 10% निकालने के लिए कहा गया है तो आप करोगे क्या, पीछे से राइट हैंड साइड से एक अंक पे दशमलव लगा दोगे। एक जीरो है तो राइट हैंड साइड से एक अंक पे दशमलव लगा दोगे, तो ये हो जाएगा ABC.D। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, बड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैं पहली क्लास है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को आसान लग रहा है, लेकिन आप ही लोग हो कि जैसे चौथी पांचवी या प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है भाई, आपका दिया हुआ है 6457, जरा इसका 20% निकालना, तो आप कैलकुलेट करने लगोगे। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है, क्वेश्चंस आएंगे। अगर इसी का आपसे पूछा गया है 1%, तो देखो मैंने कहा 10% है तो आप एक अंक पर दशमलव लगाओ। अगर 1% पूछा गया है तो आपको करना क्या है, पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत मदद आएगी। ठीक है, इसकी बहुत मदद मिलेगी इससे, बात क्लियर है। तो किसी भी वैल्यू का 10% और 1% निकालना आपको आना चाहिए। कोई भी वैल्यू हो, अगर 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक पे दशमलव, 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव। इसको आप नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी तक कोई भी चीज मैंने लिखने के लिए नहीं बोली है, 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो गई है, पहली चीज मैंने बोली है, इसलिए आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस इसकी कितनी है। ठीक है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, फटाक से इसका भी आंसर बताइए कि फाइंड 16:2/3% ऑफ 120। 120 का 16 सही 2/3% आपको निकालना है। 120 का 16 सही 2/3% निकालना है। देखिए, अब फिर से क्या है कि अगर आप यहां पर बेसिक अप्लाई करते हो अपना, तो बेसिक क्या कहता है कि 16 सही 2/3 इंटू 120 डिवाइडेड बाई परसेंट है तो 100, यही तो कहता है। अब 16 सही 2/3 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साधारण भिन्न में, और वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या लग रहा है, टाइम लगेगा। हमें ऑलरेडी पता है कि जो 16:2/3% है ये कितने के बराबर है, हमने निकाला हुआ है, ये 1/6 के बराबर है। तो हम डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन मिला हमने कहा 120 गुणे 1/6। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 120 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 6 से ये कट गया, 6 2 12 एंड 0, तो ये आपका आ गया 20। तो बेसिक से कर रहे हो, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट 16 से 2/3% बचा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 33:1/3% ऑफ 540, 540 का 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% क्या होता है, 1/3, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 540 इंटू 1/3, 540 गुणे 1/3, तो ये कट गया, ये आपका आ गया 18, 0, यहां से आपका आंसर आ गया 180। ठीक है, मूव कर रहे हैं। आई होप इन क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 सही 2/3% किसका, 108 का। ठीक, 108 का कितना, 116 सही 2/3%। जरा निकालिए कि क्या आंसर आएगा आप लोगों का। अनुराधा, दिव्यम, मनोज, ठीक है, कविता, अंकित,
तो 108 का 116 सही 2/3%। अब निकालिए कि कितना होगा। 100 किसी का 126, दिव्यम का 126। चलो 126 आया हुआ है। 120 का 116 सही 2/3%। देखो अब अभी तक बात यही होती है ना कि चीजों को आप कैसे समझते हो, कैसे करते हो। ठीक है, बात यह है कि भाई हमने 126 ही, विजय का भी आ गया है 108। ठीक है, चलो जिसका आ गया अच्छी बात है। करना क्या था, अब यहां पर ध्यान से देखना है। आपकी वैल्यू दी हुई है 116 सही 2/3%। अब ध्यान रखिए कि जब भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में चीजें लिखी होती हैं, मैंने कहा मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हो गया a सही b/c, a इज टू b अपॉन सी। इसका मतलब क्या है, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं a प्लस b/c। बात आप समझ रहे हो कि जो ये बटे वाला पोर्शन है, ये भाग वाला पोर्शन है, और ये जो आपका भागफल वाला है, इसको मैं अलग लिख सकता हूं, बीच में इनके प्लस का सिंबल है। जैसे कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो हम कहते हैं बाई डिफॉल्ट उसके पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव संख्या है, उसको आपको पॉजिटिव ट्रीट करना है अनटिल एंड अनलेस उसके आगे नेगेटिव का सिंबल ना लगा हो, माइनस का सिंबल ना लगा। तो यहां भी इन दोनों के बीच में हमेशा आपको ट्रीट करना है कि प्लस है। अगर ऐसा है तो प्लस आप हटा के बाई डिफॉल्ट लिख सकते हो। अब यहां पर 116 सही 2/3% है। जब भी वैल्यू 100 से बड़ी हो तो आप उसको 100 प्लस, 200 से बड़ी हो तो 200 प्लस, 300 से बड़ी हो तो 300 प्लस, यानी कि 100 के मल्टीपल में चीजों को हम लिख लेंगे। तो कितना आसान चीजें बन जा रही हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 16 सही 2/3%। किसी को कहीं भी दिक्कत होगी तो तुरंत आप पूछ लेना कि हाँ ठीक है क्या दिक्कत है। 100 और 16 सही 2/3। अब 100% को अगर मैं कहूं कि भाई परसेंट हटा दो, परसेंट हटा दो, तो आप कहोगे इसको हमने 1 पढ़ रखा है और इसको 1/6 पढ़ रखा है। बात क्लियर हो रही है। इसको 1 पढ़ रखा है और इसको 1/6 पढ़ रखा है। इन दोनों को जब जोड़ा तो यहां से 6 और ये 6 प्लस 1, ये आ गया 7/6। तो जो 116 सही 2/3% था आपका, एक 116 सही 2/3% था। एक्चुअल में क्या है फ्रैक्शन में 7/6। तो हमें निकालना क्या है, 108 का 7/6। ये 6 से कट गया, यहां आपका आ जाएगा ये। ठीक है, 1 18। ठीक है, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126। तो आप सभी लोगों का आंसर आ गया है। बट ये है कि आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को देखना है। मैं चाहता तो इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। 1 का मतलब क्या है, 108 है, ये भी 100% का मतलब क्या, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ये मान आपको ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% होती है। तो ये 100% है, ये 108 है, और ये क्या है 1/6 किसका, 108 का। तो ये आपका 18 हो गया, 18 और 108 126। तो ये भी करने की जरूरत हमें नहीं थी। तो आपको हैबिट प्रैक्टिस जहां पर आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आपको बनाना है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है 2015 या 16, आप देखना। ठीक है, 2015 या 16 का पूछा गया क्वेश्चन है। 40% ऑफ 40, 40 का 40% कितना होगा, 40 का 40% कितना होगा। अब मुझे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को कराने की। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है इसको कराने की। आई होप ठीक है। तो 40 का 40% पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, 16 आ गया सबका। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। मकसद ये था कि आप परसेंटेज से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। जिसकी हैबिट नहीं, आदत छूट गई है, तो वो फेमिलियर करने की
कोशिश थी। आई होप थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो गए होंगे और आज क्लास खत्म होते होते आपको फेमिलियर हो जाना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि एक हफ्ते तक हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा 50% सोल्यूशन आपका इस चीज पर निर्भर करेगा कि किस क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ते हो और किस क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है और रिक्वायरमेंट क्या है। कोई चीज जब आपसे पूछी जाती है तो आप देखते हो कि इसको बताने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और अब क्या क्या चाहिए उनमें कुछ चीजें आपको डायरेक्ट मिलेंगी, कुछ चीजें जो होंगी वो आपको दिया होगा। 420 आ गया ऑलरेडी। कहा गया 16:2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। ठीक है, किसी संख्या में उसी का एक 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो संख्या 490 बन जाती है। आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। बात क्लियर है? किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3%। दो तरीके हैं इसके। अभी मैंने आपको कहा कि जब भी कोई संख्या बात की जाती है तो आप वो संख्या अपने आप में तो 100% है, तो या तो आप इसको 100% प्लस 16 सही 2/3% इतना जोड़ा जाता है तो हमें मिलता क्या है 490। इसको मैं अलजेब्रा भी यहां x लगा देता और x की वैल्यू निकालता, ऐसा करके निकालता तो वो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन मैं अलजेब्रा नहीं, मैं डायरेक्ट परसेंटेज कर रहा हूं। अलजेब्रा के फॉर्मेट में आपको लेके नहीं चल रहा हूं। 100% का मतलब क्या है 1, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। ठीक है, ये वैल्यू जो है आपका 490 बन जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। अब इनको जब आप जोड़ोगे 1 और 1/6 तो ये आपको मिल जाएगा कितना 7/6। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका नीचे वैल्यू होती है परसेंटेज में, हमेशा फिर से अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है बट उसकी समझ नहीं है, तो वो चीज समझ लेनी है। परसेंटेज जब भी हम लिखते हैं तो किसी के कंपेयर में लिखते हैं, तो जब उसको आप भिन्न में बदलते हो तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमेशा आपका 100% बताती है। बात क्लियर हो गई? नीचे वाली वैल्यू 100% होती है, ऊपर जो कुछ भी है वो है। तो जो परसेंट हमेशा लिखते टाइम पे एक वैल्यू को किसी से कंपेयर किया जाता है। जैसे यहां 490 को कंपेयर किया गया है किससे? उस 100% में। इस 100% का 16 सही 2/3% जब जोड़ दिया जाएगा तो 490 मिलेगा। तो मैंने कहा कि हमेशा जो ये नीचे वाली वैल्यू होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी 100%। ये अभी से आप दिमाग में बैठा लो, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत काम आएगा कि 6 अगर 100% के बराबर है तो हमसे पूछा क्या गया है 116 सही 2/3%, यानी कि 116 सही 2/3% 7 है। इस 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी 490। कि 100% तो ओरिजिनल वो संख्या होगी, 16 सही 2/3% जोड़ दिया गया तो एक ओरिजिनल संख्या 1/6 जोड़ा गया तो 7/6 हो गया, यानी कि 6 आपकी 100% है, या आपकी ओरिजिनल नंबर है, या आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, या इनिशियल नंबर है, जो भी क्वेश्चन में आपके मेंशन है। ये इनिशियल नंबर है क्या, ये 6। तो 7 जो है वो जोड़ने के बाद यानी कि 490 आप तुलना करो, 7 7 49, ये वैल्यू 70 गुना है। अगर वो 70 गुना है तो ये भी आपका 70 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 420। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो ध्यान रखना है, फेमिलियर हो रहे हैं खाली परसेंटेज से। दूसरा क्वेश्चन, if 14:2/7% of a number is added to itself then we get 800। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 14 सही 2/7% जोड़ा जाता है तो हमें 800 मिलता है। अब आप देखो, अगर किसी को पता ही नहीं है कि 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, अब अभी मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अब वो क्या करेगा, पहले 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में निकालेगा या वैल्यू अलजेब्रा में लेके जाएगा तो कैलकुलेशन लंबी करेगा और गलती होने के चांस बढ़ेंगे। तो इसीलिए वो आपको ध्यान रखना है 14 सही 2/7% क्या होता था 1/7। ठीक है, 14 सही 2/7% क्या है 1/7 है। अब किसी संख्या में मैंने कहा वो संख्या आपका 100% है,
100% में कितना जोड़ना है? 14 सही 2/7%। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, अभी मैं आपको लिख रहा हूं पूरा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ये इसका मतलब क्या होगा? 1 + 1/7, ये जुड़ा तो आपको क्या हो गया? 8/7। मैंने अभी आपको बताया कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये आपकी इनिशियल नंबर है, ये आपकी आरंभिक संख्या है, और ये जुड़ने के बाद हो रहा है। तो 8 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 800। कितना गुना ज्यादा है? आपने कहा 100 गुना ज्यादा है। तो अगर 8 800 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा? सिंपल सा, वो भी 100 गुना के बराबर होगा। क्या आ जाएगा? 700। ठीक है, मूव कर रहे हैं फिर से आगे। सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी तक जोड़ा जा रहा था, अभी क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। विजय, दिव्यम, अल्पन, शाह साहब, मनोज, ठीक है, गुड, सभी को आ रहा है। ठीक है, अगला है इफ 20% ऑफ ए नंबर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इटसेल्फ देन वी गेट, देन द नंबर बिकम्स 300, फाइंड द इनिशियल नंबर। किसी संख्या में उसी संख्या का 20% कम कर दिया जाता है तो हमें 300 मिलता है। इसका मतलब क्या है? अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई भी संख्या 1 है, उसका 20% का मतलब क्या है? 1/5। नहीं समझ में आएगा तो आप बता देना। संख्या अपने आप में 100% होगी, मैं 100 को परसेंट को सीधा 1 लिख रहा हूं और 20% 1/5 कम कर रहा हूं, मुझे क्या मिल गया? 4/5। मैंने अभी आपको बताया कि नीचे जो होता है वो क्या होता है? आपका आरंभिक संख्या, यानी कि 5 आपकी आरंभिक संख्या है, तो 4 जो है वो घटाने के बाद वैल्यू मिली है, और इस 4 को कितना लिखा गया है? 300। फैक्टर आपको ढूंढना है, आपने कहा ये आपका 75 टाइम्स है, 75 गुना है। ठीक है, ये भी आपका 75 गुना हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 375। अब इसी में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका यूज करके हम टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन अगेन यूपीएससी का जो सीसैट है वो बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव पेपर नहीं है। 2 घंटे में आपको 27 ही तो सही करने हैं अल्टीमेटली। ठीक है, 27 ही सही करने हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो परफेक्ट तरीके से, तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट है, और 3 मिनट बहुत होते हैं। अब 40 कर रहे हो तो इसका मतलब 40 के 40 सही हो, इक्का दुक्का ह्यूमन एरर हो जाए। ये मानते हैं कि 10% ह्यूमन एरर गलती हो सकती है, कहीं गोला गलत भरा गया, कोई वैल्यू को आपने गलत पढ़ लिया, ये ह्यूमन एरर, वो स्वाभाविक सी चीज है। तो टाइम का इश्यू नहीं है, तो इसीलिए बहुत टाइम बेस्ड चीजें मैं नहीं करा रहा हूं। जहां आसान बन रहा है आसान की बात हम कर रहे हैं। तो 375 आ गया, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, 33 सही 1/3 घटाया गया तो हमें 220 मिलता है। 33 सही 1/3 घटाया गया, यानी कि 1 माइनस 1/3, ये क्या हो गया? 2/3। फिर से 3 क्या है? आपकी आरंभिक संख्या है। कब? जब 2 आपका ये 220 है। 110 का फैक्टर मिल गया, और 110 का फैक्टर मिल गया तो यहां भी 110 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 330। तो आपकी आरंभिक संख्या क्या है? 330 है। ठीक है, फटाफट निकालते चलो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस वैसा ही है, बस प्रारूप थोड़ा सा बदला है। क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना मुझे, ठीक है। उम्मीद है कि कुछ लोग इसका आंसर देंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आंसर दो। अभी तक अड्डा वाले आंसर नहीं दे रहे थे, अब अड्डा वाले दे रहे हैं, तो रविंद्रा वाले आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, रविंद्रा वालों क्या हो गया? आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? किसी का आंसर 3000, ठीक है, अल्पना, ठीक है, 3000 आया है।
फिर से अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका कि इफ 500 इज एडेड, अभी तक क्या था, वैल्यू परसेंट में ऐड हो रही थी और हमें जो फाइनल वैल्यू है वो दी हुई होती थी। अभी हमें एक वैल्यू दी हुई है कि इतना ऐड हो रहा है तो परसेंट इतना बन जा रहा है। पहले क्या था, परसेंट ऐड इतना ऐड हो रहा है या घटाया जा रहा है तो वैल्यू इतनी बन रही है। अब जस्ट उल्टा है कि वैल्यू को इतना, अगर जो इतनी वैल्यू को अगर जोड़ा जाए तो परसेंट इतना हो जा रहा है। तो आप देखिए कि 500, इफ 500 इज एडेड टू अ नंबर then it becomes 116:2 upon 3% of itself. Find out initial number. जब किसी संख्या में 500 जोड़ दिया जाता है तो यह अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे चीजों को आपको ध्यान, जैसे 116 सही 2/3% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/6। हम 2 बार लिख चुके हैं 7/6। किसी को अगर दिक्कत है इसमें तो फर्दर इसको मैं 2 हिस्सों में कर रहा हूं, 100% प्लस 16:2/3%। ये आपका 1 + 1/6 आपका 7/6 आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि 116 से ही 2/3% को हम सीधा लिख सकते हैं 7/6। इसका मतलब क्या है कि 6 आपकी आरंभिक संख्या है। कब? जब 7 जो है वो आपकी जोड़ने के बाद। अब आपसे कहा जाए कि 6 में कितना ये ज्यादा है, आप कहोगे +1, 1 ज्यादा है। एक्चुअल वैल्यू जोड़ी कितनी गई है, तो आप कहोगे भाई एक्चुअल वैल्यू जो जोड़ी गई है वो 500 जोड़ी गई है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। बहुत सारे लोग करते क्या है, 6 = 500 या 7 = 500 रखने लगते हैं। भाई कितना जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है 6 से 7 हो रहा है तो 1 जोड़ा गया है हमारे हिसाब से 1, क्योंकि हमने परसेंटेज में लिखा है। जो वैल्यू जोड़ी गई है वो 500, यानी कि 1 बराबर अगर 500 है तो मैं कह सकता हूं ये 500 गुना है। आरंभिक संख्या पूछी गई है तो ये आपका 500 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। मूव कर रहे हैं। ठीक है, अल्पना आर फ्रॉम IIT, अच्छी बात है अगर वो IIT से हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 930 एडेड टू अ नंबर देन इट बिकम्स 444:4/9% टू itself. फाइंड आउट इनिशियल नंबर। अगर 930 जोड़ा जाता है तो यह 444 सही 4/9% बन जाती है। आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट जैसा पहले वाला क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन सिमिलर चीज है। देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, हमसे कहा गया है 444 सही 4/9%। अब जिसको चीजें क्लियर होंगी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जिसको क्लियर नहीं है वहां से, तो चीजें जो है ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉब्लम शुरू होगी। आपका दिया गया है 444 सही 4/9%। मैंने कहा जैसे ही आपकी जो वैल्यू है वो 100% से ज्यादा है तो 100 के मल्टीपल वाले को आप 2 हिस्सों में कर लीजिए। 100 के मल्टीपल जो अलग है और जो एक्स्ट्रा बच जाता है। जैसे यहां पर 444 सही 4/9% है, मैं इसको लिख सकता हूं 400% प्लस 44 सही 4/9%। ठीक है, 400% प्लस 44 सही 4/9%। अब अगर आप देखो कि भाई 100% बराबर 1 हुआ करता था तो 400% बराबर कितना हो जाएगा, मैं 4 लिख दूंगा, किसी को दिक्कत? भाई 400% है, परसेंट अगर रिमूव करना है तो ये 400/100 हो जाएगा। 100 से आपका 400 कट गया तो ये आपका 4 हो गया। तो 400% को सीधा मैंने लिख दिया 4। बात यहां अब आती है 44 सही 4/9% की। अब ध्यान रहे कि 44 सही 4/9% मैंने आपको नहीं कराया है। ठीक है, करना कैसे है, देखिए जब भी ऐसा होगा, ये वैल्यू आप देखिए यहां पर नीचे फ्रैक्शन में क्या है, आप कहोगे फ्रैक्शन में 9 है। बात समझ रहे हैं? फ्रैक्शन में क्या है आपका 9 दिया हुआ है। फ्रैक्शन में 9 का मतलब ही है कि बटे में 9 में हमने कौन सी वैल्यू पढ़ी हुई है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि 1/9
1/9 पढ़ा था, इज इक्वल टू 11 सही 1/9%। तो हमेशा ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। आगे आप अपनी वैल्यू को कंपेयर कीजिए, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ठीक है। मैं नीचे लिख रहा हूं जिससे किसी को, ठीक है, ऊपर स्पेस थोड़ी सी कम है। मैंने कहा ये 1/9 है, मैंने कहा ये 11 सही 1/9%। मैंने ये उठाया कहां से, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू देख के मैंने ये वैल्यू उठाई है। तो अब 1/9 और 11 सही 1/9% है, ये परसेंट में दिया हुआ है 44 सही 4/9%। आप जरा इसकी तुलना करो इन दोनों की, 11 सही 1/9 से जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है, 44 सही 4/9%। तो आप कहोगे कि भाई ये 4 गुना हो रहा है, 11 चौक 44, 1 से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया। अगर वो 4 गुना हो रहा है तो ये भी तो 4 गुना होगा, और ये 4 गुना होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 4/9। तो ये आपको करना आना चाहिए, ये हैबिट बनानी है, ये आदत बनानी है, ठीक है, फेमिलियर होना है परसेंटेज से, ठीक है। दिव्यम एंड विजय, दिव्यम आई थिंक 270 टाइप करना चाहते थे, 27 टाइप हो गया, ठीक है। तो अब ये 4 था और ये आ गया मेरा 4/9। अब अगर इसको आप जोड़ोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 36 प्लस 4/9, ये आपका हो गया 40/9। 40/9 में से फिर से मैंने आपको ये बताया है कि भाई जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी आरंभिक संख्या है, ठीक है, नीचे जो है वो आपकी आरंभिक संख्या है। 40 जो है वो 930 जोड़ने के बाद, तो हमारा जो आया हुआ है वो यहां आया हुआ है 40/9। मैं कहूं कि इन दोनों में कितना जोड़ा गया, आप कहोगे भाई 31 जोड़ा गया। हमारे हिसाब से 31 ऐड किया गया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 930 जोड़ा गया है। आप जरा तुलना कीजिए, ठीक है। तो आप कहोगे 31 या 93, 31 3 या 93 और 0 है तो यहां 0 आ जाएगा, 30 गुना हो गया। ये आपका इनिशियल नंबर था 9, तो 9 आपका 30 गुना हो जाएगा, और 30 गुना होगा तो आपका ये आ गया 270, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, खाली इस परसेंटेज वाली वैल्यू को फ्रैक्शन आप कितनी जल्दी और किस तरीके से चेंज करते हो, उसी भी चीज पे आपका सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा था, ठीक। किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। अब अगेन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है कंप्लीटली, ध्यान से पढ़िए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी। कहा गया है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट्स कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अगर चीनी के दाम बढ़ जाते हैं और आपसे कहा गया है कि जितना खर्चा आप करते थे, जितने रुपए आप चीनी पर पहले खर्चा करते थे, उतने ही आप अभी भी करोगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि भाई जब दाम किसी चीज का बढ़ेगा, 100 रुपए है लेट अस सपोज, और 100 रुपए में मैं पेन खरीद के लाता हूं, 5 पेन खरीद के लाता हूं, यानी कि एक पेन 20 रुपए की है। एकाएक उसका दाम अगर बढ़ जाएगा 20 रुपए के बाद, जितना भी बढ़ जाए, तो मैं क्या 5 खरीद पाऊंगा? ऑटोमेटिकली मैं 5 नहीं खरीद पाऊंगा, 100 रुपए में क्या खरीद पाऊंगा, कम खरीद पाऊंगा। तो वही चीज यहां है। करना कैसे है, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अब देखो फिर से वही चीज आ गई, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। इस 1/5 का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट ये 5 जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है 100% को, और ये 1 जो है ये इस 20% को रिप्रेजेंट करता है, कि नीचे वाली वैल्यू 100% को और जो ऊपर वाली वैल्यू है जिस परसेंट को आप लिख रहे हो उसको, ठीक है। 33%, 33 सही, 1/3 विजय, ठीक है। चलो चेक करते हैं, 1/5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई जो पहले दाम था चीनी का, जो चीनी का पहले दाम था वो आपका 5 रुपए था, ये इनिशियल है, इनिशियल प्राइस है, तो ये 1 रुपए आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। बात क्लियर हो रही है। अब अगर मैं कहूं कि प्राइस जो है
पहले 5 रुपए था, बाद में 1 रुपए बढ़कर 6 रुपए हो जाता है। ठीक है, ये पहले वाली प्राइस है 5 था, 1 बढ़कर 6, मैंने कहां लिखा, मैंने कहा 1 इंक्रीज हो गया, 5 का 20% 1 हो गया। तो जो क्वांटिटी होगी, जितना आप खरीद रहे थे, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये 5 और 6 है तो इसको आप रिवर्स कर लीजिए, 6 और 5। कैसे लिखा है मैंने, 6 और 5 क्यों कर दिया, मैं अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये प्राइस है, पहले 5 था, बाद में 6 हो गया। क्वांटिटी मैंने कहा जो मात्रा आप खर्च कर रहे थे, मैंने कहा पहले आप 6 किलो खरीद रहे थे, अब आप 5 ही खरीद रहे हो। आपने कहा कैसे, मैंने कहा जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर। मैंने कहा 5 रुपए किलो था, तब आप 6 किलो खरीद रहे थे, तो 5 रुपए के हिसाब से अगर 6 किलो खरीद रहे हो तो 30 रुपए तो हुआ। अब अगर 6 रुपए है और 30 रुपए आपके पास है, तो 5 ही किलो तो खरीदोगे। तो एक्सपेंडिचर सेम है, खर्च सेम है, पहले भी 30 रुपए था और अब भी 30 रुपए है, इसीलिए ये जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। अब आप देखो, ठीक है, 33 सही, 1/3%, विजय ने लिखा था, बाद में सही किया। अल्पना 1/6, अल्पना परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी आए, तो 1/6 आपका, आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन 1/6 आपका आंसर नहीं है। ठीक है, 1/6 जो है वो आपका आंसर नहीं है। यहां पर क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ रहा है भाई, पहले की क्वांटिटी जो है, पहले की क्वांटिटी 6 थी, अभी 5 हो गई, 1 का फर्क पड़ा। ठीक है, तो परसेंटेज, ठीक है, डिक्रीज इन कंजम्पशन, खपत में जो कमी होगी, जितने लोग 33 सही 1/3 आ रहा है, कृपया करके वो बताएंगे कि 33 सही 1/3 कैसे आया। पहले विजय ने लिखा था, फिर दिव्यम ने लिखा है। ठीक है, तो 1 की कमी हो रही है कितने पे, 6 पे, तो 1/6 की कमी हो रही है, और 1/6 को मैंने आपको बताया, आप सीधा इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो ये ध्यान रहे, आपको जो आंसर मिलेगा एग्जाम में वो 16 सही 2/3% मिलेगा ऑप्शन के तौर पे, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां पर 1/6 होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। ध्यान रखना है, गलती यहां पर एक और होती है लोगों से, लोग 1/5 निकालते हैं। भाई कंपेयर किससे करोगे, पहले वाले से ना, ये वैल्यू तो बाद वाली है। ठीक है, ये पहले वाली वैल्यू है, बिफोर वाली, ये लेटर, ये बाद वाली वैल्यू है, या अभी वाली है। तो जो कंपैरिजन होगा वो पहले से होगा। लेटर सपोज पिछले महीने मेरी सैलरी कुछ थी और इस महीने उसमें कुछ चेंज हुआ, घटा या बढ़ा, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कितने % का चेंज हुआ, तो वो परसेंट, कितने % का चेंज हुआ किस पर निकालोगे, पिछले महीने पर। तो ये चीज ध्यान रखना है, आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग 1/5 या 1/6, ठीक है, 1/6 ऑब्वियसली पहले वाले पे निकलेगा, 1/5 पे आंसर देके 20% निकालते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि प्राइस, कल्पना ने कहा, एक मैं बता रहा हूं, प्राइस जो है 20% को मैंने 1/5 लिखा। 1/5 का मतलब, 5 का मतलब मैंने कहा ये 100 है, ये इनिशियल प्राइस है, ये हम स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं। अगर इसमें ये मैं स्टेप वाइज कर ले रहा हूं, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, अगर जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है वो स्टेप आप बता दीजिएगा। एक्सपेंडिचर ये मैंने कहा स्टेप 3 है, और लास्ट में स्टेप 4 है। जिस स्टेप में प्रॉब्लम होगी वो स्टेप बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले समस्या कहां आ रही है। सबसे पहला 20%, 1/5, यहां किसी को प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है होगी। इसका मतलब क्या है कि 5 अगर इनिशियल प्राइस है, आरंभिक दाम 5 रुपए पर किलो था, तो 1 रुपए उसमें बढ़ गया, तो 5 रुपए था, 5 से 6 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत, हमसे कहा गया है खर्चा सेम है, खर्चा जो है वो सेम है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 5 रुपए में मैं 6 किलो खरीद रहा था, अल्टीमेटली मैं आपसे कहूं कि 5 गुणे कुछ है, यहां x है, ठीक है, ये बराबर है किसके, 6 गुणे y के। तो कब बराबर होगा, तो आप कहोगे जब x बराबर 6 हो जाए और y बराबर 5 हो जाए, यहां पर ये हो जाए, यहां पर ये हो जाए, तो ये 5 गुणे 6 और 6 गुणे 5 आपको अल्टीमेटली 30 होगा। तो खर्च आपको सेम रखना है, इसीलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। जो पहले की प्राइस था उसको मैंने बाद वाले का क्वांटिटी बना दिया, जो पहले बाद वाले का प्राइस था उसको मैंने पहले वाले का क्वांटिटी बना दिया।
ठीक है, तो ये 5 6 था, जस्ट रिवर्स कर दिया 6 और 5। ये तब की कंडीशन है जब एक्सपेंडिचर सेम है, जब खर्च सेम है। जब खर्च सेम नहीं रहेगा तो इसी में थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्वेश्चन आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 6 से 5 हो गया, यानी कि चेंज क्या हो रहा है क्वांटिटी में, खपत में क्या चेंज हो रहा है कि पहले भाई अगर आप 6 किलो खरीद रहे थे तो अब आप 5 ही किलो खरीद रहे हैं। इसका मतलब 1 किलो की कमी आई, कितने से, 6 किलो से। तो परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि 1/6, 1/6 को 16 से 2/3% की कमी आई। ठीक है, किसी को अगर दिक्कत हो तो आप स्टेप्स मैंने लिखे हैं कि स्टेप्स में आप पूछ लेना कि स्टेप्स में क्या दिक्कत है। अंकित को पिछले क्वेश्चन में दिक्कत है। अंकित अभी क्लास खत्म करने से जस्ट पहले मैं आपका क्वेरी ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया है कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज्ड बाय 16:2/3%, देन इट्स कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। अगर चीनी के दाम में, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, यदि सब्जियों की कीमत में 16 सहित 2/3% की बढ़ोतरी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पिछले जैसा ही है, करना क्या है, 16 सहित 2/3% है, तो 16 सहित 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब यहां ध्यान रखना है, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज क्या हो रहा है, तो प्राइस मैं लिख सकता हूं कि भाई अगर पहले 6 रुपए में मिल रही थी कोई चीज तो अब वो 7 रुपए में मिल रही है। सब्जी, अगर कोई भी सब्जी पहले 6 रुपए किलो थी तो अब 7 रुपए किलो है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, विजय का आ गया है 14 सही 2/7। स्टेप 1। स्टेप 2, क्वांटिटी। अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस को आप रिवर्स कर दो। मींस ये 6 और 7 है, इसको 7 और 6। कारण क्या है कि जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा, वो आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट स्टेप जो तीसरा स्टेप है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। जो आपका खर्च है वो पहले 6 और 7 में ये 42 था, अब भी 42 है। ठीक है, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी 42 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी 42 ही रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, भाई 1 की कमी आ गई। कितने पे, 7 पे, ये ध्यान रखना है। तो परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, खपत में जो प्रतिशत की कमी आई है वो कितनी है, 1/7 की, और 1/7 को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 14 सही 2/7%। अब देखो, जिसको 1/7 को 14 सही 2/7% लिखना नहीं आता है या क्यों लिखा जा रहा है, जो स्टार्टिंग में मैंने कराया है, कल क्लास नहीं है आपकी, परसों क्लास नहीं है, तो 2 दिन का पूरा गैप है आपके पास में। ये जो पोर्शन है ये अपना आप स्ट्रांग कर लोगे तो मैथ का 40% चीज आपको ऑलरेडी कवर है, ये मान के चलिएगा। 14 सही 2/7%। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 25%। अब पहले क्या था, दाम बढ़ रहा था, अब दाम घट रहा है, तो 25% जो है वो दाम घट गया। कहा गया कंजम्पशन मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट, तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे खर्च की कोई प्रभाव, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले भी 100 रुपए अगर खर्च हो रहे थे तो अब भी 100 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, बट पहले दाम ज्यादा था, अब दाम कम हो गया है। पच्चीस दिव्यम का आ गया। देखो अब गलत कर गए, 25 तो बढ़ ही रहा है, सॉरी 25 तो घट ही रहा है। ठीक है, 25 घट रहा है, 25 ही वही आपने निकाल दिया 4 पे, जो मैं अभी बोल रहा था कि अभी गलती करोगे, अभी आपने कर दी। देखो जब पढ़ाया जा रहा है चीजें, अभी गलती हो रही है, इसका मतलब एग्जाम में तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अल्पना ने भी 25 निकाल दिया, क्या कर रहे हो आप लोग?
25% कमी हो रही है, 25% जो प्राइस है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 1/4। आप देखो प्राइस क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो पहले 4 था, ये 3 हो गया, स्टेप 1। जिस स्टेप में भी प्रॉब्लम हो वो बता दीजिएगा। स्टेप 2, क्वांटिटी क्या होगी अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है। मैंने कहा रिवर्स ले लो, ये 4 से 3 हो रहा है तो 3 से 4 हो जाएगा, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम आएगा। भाई 4 रुपए पर किलो मिल रही थी चीनी, तो 3 किलो खरीद रहे थे, यानी कि खर्च 12 था। अगर 3 रुपए किलो मिलने लगी और 12 ही रुपए खर्च करने हैं, तो 4 किलो खरीदेंगे, अभी भी खर्च 12 ही है। तो क्वांटिटी पे, कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, खपत पे। पहले 3 था, अभी 4 है, एक बढ़ गया कितने से, 3 से। जितने लोग 25 पे निकाल रहे हो, अभी मैंने आपको बताया कि ये तो बाद वाली कंडीशन है ना, ये तो चेंज होके आ रहा है। परसेंटेज किस पे निकलेगा, जिससे चेंज हो रहा है। चेंज किससे हो रहा है, 3 से। तो परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, खपत में जो परिवर्तन होगा वो क्या है, 1/3 का। और 1/3 का मतलब है कि 33 सही 1/3%। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में जरूर आ गया होगा कि आपने गलती कहां की। तो यह ध्यान रखना है कि वैसी गलती दोबारा ना हो। तो देखिए, और दूसरी चीज, दोबारा अगर गलती हो भी तो हमेशा ध्यान रखिए, प्राइस डिक्रीज करे या इंक्रीज करे उससे मतलब नहीं है। डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो यही वैल्यू कंजम्पशन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, ये वैल्यू चेंज होगी, चाहे बढ़ेगी चाहे घटेगी, वो डिपेंड करेगा प्राइस बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर 25% यहां है तो आंसर आपका 25% तो होगा ही नहीं। तो ये मान लीजिए कि 25% अगर आप निकाल ही रहे हो तो आपने कुछ गलत किया है। बट कंडीशन है कि एक्सपेंडिचर वही रहेगा, तब एक्सपेंडिचर भी बदला जाएगा। मैंने कहा आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If price of vegetables decreased by 33:1/3%, then its consumption must be increased by what percent, ठीक है, to have same expenditure। अब प्राइस जो है वो कम हो रही है, कितना, 33 सही 1/3%। कहा गया खपत को कितना बढ़ा दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3। प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस 3 था तो अभी क्या हो गया, 1 घट गया, ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो रही है, वो 1 घट के क्या हो गया, 2 हो गया, 50 आ गया है। ठीक है, किसी का। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी 2 से 3। अब मैं एक्सपेंडिचर नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, खपत में जो कमी है वो आपका 1/2। ठीक है, बढ़ोतरी जो है बढ़ रहा है। यहां से देखिए 2 से 3 हो रहा है, +1 हुआ, तो 1/2 और 1/2 को हमने क्या पढ़ रखा है, 50%। ठीक है, 50% पढ़ रखा है। 125 क्या आ रहा है, कविता। ठीक है, प्लीज चेक 125 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां आ रहा है। ठीक है, 50 सबका आ गया। आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर भी बदला जा रहा है साथ साथ में। तो ए प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज्ड बाय 30%, then its consumption must be decreased by what percent while expenditure increased by 10%। कहा जा रहा है कि भाई सब्जियों के दाम में 30% की बढ़ोतरी हो रही है, इसकी खपत में कितनी कमी की जाए जबकि खर्च को भी 10% बढ़ा दिया गया है। अब अभी खर्च समान नहीं रह गया है, खर्च 10% बढ़ा दिया गया है, प्राइस भी बढ़ रहा है, खर्च को भी बढ़ा दिया गया है, फिर भी आपके कंजम्पशन में कितनी कमी की जाए पहले के मुकाबले। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 50 रुपए किलो कोई सब्जी है। अब 50 रुपए किलो कोई सब्जी है और आपके पास 200 रुपए हैं। अब 200 रुपए हैं
तो आप 4 किलो खरीदोगे, लेकिन सब्जी का रेट 10 रुपए पर किलो बढ़ा दिया जाए तो 60 हो गया, और आपके जो दाम है, ठीक है, उसको आपका लेटेस्ट सपोज, ठीक है, 20 रुपए बढ़ा दिया जाए खर्चा जो है, तो 220 में अब आप 60 रुपए के हिसाब से, पहले 4 किलो आ रहा था 200 में 50 के हिसाब से, लेकिन अभी 220 है, 60 के हिसाब से 4 किलो से कम आएगा, तो वो कितना कम आएगा वही चीज निकालना है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो आगे यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2-3 चीजें बड़ी बेसिक सी ध्यान रखनी है पर आज की क्लास के हिसाब से। परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भिन्न में लिखते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती है, या हम उसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू जिस परसेंट में, जैसे मैंने यहां लिखा है, इस क्वेश्चन में अगर मैं लिखूं कि 30% बराबर, तो 30% बराबर 3/10, इसका मतलब 10 जो है वो 100% के बराबर है, तब ये जो 3 है वो 30% की बात करेगा। कब? जब ये नीचे वाली वैल्यू 100% के बराबर है। इतना ध्यान आपको रखना है। अंकित का एक क्वेश्चन था 444 सही 4/9 वाले में, तो उनका जो डाउट था एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। अंकित आप देखो आपको प्रॉब्लम कहां थी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि 100 से नीचे है वैल्यू तो उस हिसाब से करेंगे। अगर 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर 110 120 भी हो सकता है, 200 कुछ हो सकता है, 400 कुछ हो सकता है, 1000 कुछ हो सकता है। आपको करना क्या है कि 100 के मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, अल्पना 13% आई थिंक नॉट राइट, ठीक है। तो 100 के मल्टीपल में जो वैल्यू है उसको आप अलग कर लो, जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाए उसको आप अलग कर लो। तो यहां पर 444 सही 4/9% था। मैंने कहा 100 का मल्टीपल यहां से मैं 400 निकाल सकता हूं। अब 400 अगर मैंने निकाल दिया तो ये 44 सही 4/9% हो गया। स्टेप 1, जिस स्टेप में प्रॉब्लम होगी वो स्टेप बता देना, तो आपको भी समझने में आसानी होगी, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा कि समस्या कहां आ रही है। दूसरा स्टेप, मैंने कहा 400% को सीधा 4 लिख दिया, क्योंकि 100% बराबर 1 होता है, तो 400 गुना 4 गुना हो जाएगा। अब 44 सही 4/9 को मैंने 44 सही 4/9% को मैंने 4/9 लिखा है यहां पर, इसको मैंने कर दिया स्टेप 3, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेप 3। मैंने कहा कि 44 सही 4/9 को लिखेंगे कैसे। अब हमने तो पढ़ा है 11 सही 1/9, 12 सही 1/2 ऐसा करके। तो आपको यह देखना है कि 9 यहां पर है, कौन सी ऐसी वैल्यू थी जहां पर बटे में 9 हमने पढ़ रखा है। तो हमने बटे में 9 1/9 और इस तरफ 11 सही 1/9, तो 1/9 बराबर 11 सही 1/9% है। तो परसेंट की वैल्यू परसेंट से तुलना करेंगे। भाई 11 सही 1/9 से अगर 44 सही 4/9% की बात हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा 4 गुना है। भाई 11 को 4 से गुणा करोगे तो ये 44 आ जाएगा, 1 को 4 से गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 44 सही 4/9% हो गया। अगर ये 4 गुना है तो इधर वाली वैल्यू भी तो 4 गुना हो गई, ये आपका हो गया 4/9। तो 44 सही 4/9 को हम लिख सकते हैं 9% को 4/9 लिख सकते हैं वैल्यू में। ये आपका 4 था, 4 + 4/9 जुड़ा तो हो गया 40/9। 9 आपकी आरंभिक संख्या है, ये 31 ज्यादा है, और कितना जोड़ा गया था 930, तो हमारे हिसाब से 31 जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से 930 है, ठीक है। ये आपका 30 गुना ज्यादा है, तो 30 गुना आपका हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर है। संजय चौहान, देखो क्वेश्चन एग्जाम में परसेंटेज अगर यूपीएससी की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चंस एक आध बार पूछे गए हैं, और यूपीएससी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आप मुझसे कहोगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाऊंगा कि आता है या नहीं आता है, क्योंकि परसेंटेज पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। 2015-16 में जब पूछा गया था 40% 40 का 40%, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हाँ यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि 40 का 40% निकालना, ठीक है। तो जब वो 40 का 40% पूछ सकता है तो कुछ भी पूछ सकता है। अब ये आपकी मेंटल एबिलिटी पे है कि आप क्या सोच सकते हो कि क्या आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि परसेंटेज आपका एक बड़ा टॉपिक है, सारी चीजें पढ़नी है। तो हमारा एक
वो है कि भाई हमें सारी चीजें एक एक टाइप के क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत डिफिकल्ट आपसे यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। 2 दिन का टाइम है, जिन लोगों को परसेंटेज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है वो अपने ये डाउट्स क्लियर करके आएंगे। अगर क्लियर नहीं होता है तो क्लास से पहले आपका जब लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो पहले ही कमेंट में कर देंगे कि ये डाउट रह गया। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, ट्यूसडे को, मंडे छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, मैं पहले वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।